नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका द संवाद में। आज हम युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं। आज हम संवाद करने वाले हैं उन लोगों के साथ, उन लड़कों के साथ, उन शिक्षित वर्ग के लड़कों के साथ, छात्रों के साथ जो समाज में और राजनीति में बहुत रुचि भी रखते हैं और बहुत एक्टिव भी हैं। आइए एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं और उसके बाद अपने संवाद को, जो कि अररिया विधानसभा और अररिया लोकसभा के अंदर में आने वाले सारे विधानसभाओं के पॉलिटिकल जो किस्से हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जो राजनीति जिस तरह से हो रही है और जो आशाएं हैं अररिया के लोगों की, अररिया के युवाओं की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे भाई, हमारे बड़े भाई और काफ़ी एक्टिव हैं सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे भाई फैसल जावेद साहब हैं। हमारे साथ यजदान अंजुम साहब हैं। हमारे साथ इजहार साबरी साहब हैं। हमारे साथ अबुल खैर साहब हैं। हमारे साथ अकमल फारूकी साहब हैं और हमारे साथ हैं तारिक अनवर साहब। सिलसिलेवार तरीके से हम शुरू करेंगे। मैं बैठ जाता हूं और साथ में शुरू करते हैं फैसल जावेद साहब से। फैसल जावेद साहब, अररिया के इस चुनाव को, ये जो बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली अभी जो चुनाव हो रहा है, अगर इसी मुद्दा पे चुनाव होता रहा तो ऐसे चुनाव होने ही नहीं चाहिए। हमारा लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। अभी पूरा सांप्रदायिकता के नाम पे ही चुनाव हो रहा है। हमें मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारा मुद्दा होगा, बट अररिया का अपना कुछ मुद्दा है। अररिया रेलवे स्टेशन रोड के जर्जर हालात, झमटा पुल, मोहनपुर पुल, इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दा है और हमारे जो गलियां गंदे रहते हैं, उस मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए, तभी ये इलेक्शन का मायने होगा, वरना ये बिल्कुल बेईमानी है। शुक्रिया फैसल जावेद साहब, आपके इस बात पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यजदान अंजुम साहब रोशनी डालें कि आप इस चुनाव को, इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है चुनाव को लेकर, जो कि लगभग सभी जनता को पता है। जैसे अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि मतलब बिहार की बात नहीं, हम तो अररिया में, तो पहले अररिया का जो मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे। जो है स्टेशन रोड का मुद्दा है, उसके बाद आपको बगल में झमटा पुल है। लगभग कोई ऐसा मतलब एक लोग जो है कि सबको यहाँ का मुद्दा पता है, लेकिन अफसोस सबसे ये है हम लोगों को कि जब हम चुनाव में आते हैं, जब हम चुनाव की स्थिति में आते हैं कि अब हमें अपना जो है कि विधायक चुनना है या फिर जनप्रतिनिधि चुनना है, यहाँ आने के बाद होता है कि ये सारे मुद्दे जानने के बाद भी ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। सबसे दुख की बात ये है। तो हम उम्मीद यही करते हैं, अभी भी चुनाव में समय है, जो है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जिनके पास पहुँच रही है, तो हम मतलब अपने जनता से ये अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि अभी भी समय है चुनाव में, जो है कि जो जमीनी मुद्दा है उनको देखिए, उसके आधार पर जनप्रतिनिधि और अपने विधायक का चुनाव कीजिए, वरना फिर आने वाला 5 साल जो होगा वो हमारे रोने के लिए ही है, जो शुरू से हो रहा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया यजदान भाई। अब मैं जानना चाहूँगा इजहार साबरी साहब से कि आप इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। एक्चुअली ये विधानसभा चुनाव जो है, जो स्थानीय मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन का जो समस्या है, और सबसे बड़ा समस्या यहाँ बाढ़ का है। हर साल हम लोग यहाँ के ग्रामीण, खासकर ग्रामीण एरिया, वो बाढ़ की समस्या से काफ़ी परेशान रहती है। पूरा मेहनत करके, जद्दोजहद करके अपना पूंजी जमा करते हैं बहन बेटी की शादी के लिए। ग्रामीण में लोग अनाज जमा करके रखते हैं, खेती करते हैं, होता क्या, सब कुछ करके रखते हैं, सारा पूंजी बना के रखते हैं। बाढ़ आती है और सारा नष्ट नाबूद करके चली जाती है। ये सबसे बड़ा समस्या है। अररिया जो आज ये इतना पीछे है, इसका सबसे बड़ा समस्या बाढ़ है वर्तमान समय में। रही बात अन्य मुद्दा, सबसे बड़ा समस्या तो बाढ़ है। इससे तो सभी लोग अनजान नहीं है, मतलब सब लोग जान रहे हैं इस मुद्दे को। ये बाढ़ हर एक व्यक्ति इस बाढ़ से त्राहिमाम है। हर एक व्यक्ति मतलब इस चीज़ से परेशान, बाढ़ से परेशान, क्योंकि अररिया जो शहरी क्षेत्र है वो ग्रामीण लोगों का एक अड्डा है।
अररिया नगर जो एरिया है वो कोई एक शहर है नहीं। ये ग्रामीण लोगों का एक जमावड़ा है जो एक मार्केटिंग का व्यवस्था है। लोग आते हैं बाहर से, गांव से आते हैं, मार्केटिंग करके चले जाते हैं वापस अपने गांव की ओर। तो यहाँ बस एक नीड को फुलफिल करने एक अड्डे पे आके जमा होते हैं, लेकिन जाना उनको अंततः वहीं गांव में ही रहना है, भरण पोषण करना है। बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था वहाँ भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण दिक्कत होती है, स्कूल ये वो बहुत सारी दिक्कत। दूसरी बात, जो यहाँ जो नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटे छोटे सरकारी कार्यालयों में जाते हैं अपने अपने कामों के लिए, वहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। बिना रिश्वत के आप छोटा सा काम मोटिवेशन के लिए आप जाइए, एक आवेदन करने के बाद, अब तो ऑनलाइन आवेदन हो गया है। नीतीश जी तो कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन होने के बाद सारा प्रक्रिया एक टाइम बाउंड के अंदर हो जाना है। आवेदन होने के बाद 6-6 महीने लोग दौड़ते हैं। गरीब लोग बेचारा झोला लेके आते हैं, केवाला को मोटिवेशन करवाने जाते हैं। जब तक नजराना के रूप में 5 से 7 हज़ार नहीं होता है, उनका एक स्टेप नहीं बढ़ते। एक स्टेप के बाद फिर 5 हज़ार, एक स्टेप के बाद फिर 5 हज़ार। ये समस्या है। धन्यवाद इजहार साबरी साहब। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे बड़े भाई अबुल खैर साहब से। अबुल खैर जी, आप बताएं कि आप इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सबका स्वागत है और मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस चुनाव को 2015-2010 के आकलन के अध्ययन पर बात करना चाहता हूं। पिछली बार जब हम 2015 में जब चुनाव में काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे और वोट कर रहे थे, उस वोट करने का मेरा एक मकसद था कि बीजेपी ने जिस विजन के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी और वो 1 साल के बाद जब पूरा नहीं होता है तो हम लोग एक गुस्से में आकर के उस परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार को चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 सालों में नहीं, पिछले बहुत सौ सालों में जो बेरोजगार युवाओं की जो समस्या है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनके सामने उनका भविष्य होता है, ना कि पार्टी का। और वो अपनी वो पार्टी के मानसिकता के हिसाब से उस किसी भी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं और बिल्कुल वो सवाल करना भूल जाते हैं। लोकतंत्र में सबसे पहली चीज है, आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संस्था में हो, आपको सवाल करना पड़ेगा। सवाल ऑक्सीजन की तरह है। अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप जिसको भी चुन रहे हैं, आप उससे बेहतर सवाल कीजिए। जो आपकी बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जितनी भी आपकी बुनियादी चीजें हैं। एक बात मैं आपसे स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं। हम अक्सर सुनते आते हैं, बहुत सालों से सुनते आते हैं कि परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमें लड़ना है। शायद ये अब एक जुमला बन के रह गया है भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय राजनीति में। यह शब्द एकदम से जुमला रह गया है। हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो शुरू होता है वो हम और आपके बीच से ही शुरू होता है। ठीक उसी तरह हम परिवारवाद से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर हम बुनियादी सवाल से उस परिवारवाद पे अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और पिछले 5 सालों में जो अभी देखने को मिल रहा है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ युवाओं को एक बार सोचना पड़ेगा कि हम जो सरकार चुन रहे हैं या हम जो व्यक्ति चुन रहे हैं, वो किस हद तक हमारी आवाज उस सदन में उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिसको भी चुन रहे हैं उनसे कम से कम हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो बेरोजगारी की मसले पर बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अबुल खैर साहब। अब मैं अकमल फारूक साहब से जानना चाहूंगा कि आप इस विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का और बोलने का मौका दिया। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसा कि भाइयों ने बताया कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि छोटे से छोटा सा काम कराने के लिए जाइए,
छोटा सा छोटा काम कराने के लिए जाइए तो बिना पैसे के नहीं होता है। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के नाम पर तो बहुत सारे स्कूल खोल दिए, बहुत सारे टीचर्स को बहाल करवा दिए, लेकिन शिक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। सिर्फ शिक्षा के नाम पर एक बेईमानी हो रही है। और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, लोग इतने परेशान हैं कि लोग यहाँ पर आकर के बाहर ही मर जाते हैं और इलाज के अभाव में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर उन मुद्दों के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा नौजवान तबका आज नशेखोरी में इतना मुब्तला है कि उस पर कदम उठाने की बहुत जरूरी है। आज तक जो हमारे प्रतिनिधि रहे, उन्होंने इस विषय पर बिल्कुल भी चर्चा करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे नौजवान, क्योंकि हम नौजवान हमारे मुस्तकबिल हैं, अगर वही बिगड़ गए तो फिर हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक है, बिल्कुल रोशन हो नहीं सकता। इसलिए नौजवान को सही रास्ते पर लाने के लिए उनको सबसे पहले हमें नशा मुक्त करना होगा। नीतीश जी ने तो नशा मुक्त बिहार बना दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम का रह गया है। हालांकि हर जगह उससे भी ज्यादा अभी नशाखोरी हो रही है, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जहां पर शिक्षा के ऊपर बात हो, जहां पर स्वास्थ्य के ऊपर बात हो, तो नशा के ऊपर भी बात हो कि इस पर कैसे रोकथाम किया जाए, इस पर भी चर्चा हो। बहुत शुक्रिया अकमल फारूक साहब। अब मैं तारिक अनवर साहब से जानना चाहूंगा कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमको हिस्सा देने के लिए। इस क्षेत्र का सबसे ज्वलंत मुद्दा बहुत सारे हैं, इसको गिनाऊंगा तो शायद कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है यहाँ का पलायन, बाढ़, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब बुनियादी सुविधाओं में इस जिले में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो भी रहनुमा चुने जाते हैं, हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे यहाँ वोट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं दो धारा में जो चुनाव होता है, एक धारा जो जिसका मेजोरिटी रहता है उसको चुनाव, उस रहनुमा को इस बुनियादी सुविधा के लिए वो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया तारिक अनवर साहब। अब मैं एक एक करके आप लोग सबसे जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड हैं, क्या आपका कुछ जुड़ाव है। फैसल जावेद साहब। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, बट भारतीय राजनीति में रुचि रखता हूँ और इसको सही दिशा में लाने का प्रयास करता हूँ। यजदान अंजुम साहब। बहुत हद तक तो समाज में काम करने का मतलब रुचि है मुझे, लेकिन यह है कि पिछले 15 सालों में जो नीतीश कुमार की सरकार आई है, उनसे मतलब जो है कि थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर हम उनसे मतलब कुछ जो है वास्ता रखते हैं थोड़ा बहुत। जी धन्यवाद। इजहार साबरी साहब। वैसे तो मैं सामाजिक गतिविधियों में मेरा रुचि रहता है, और जब भी कोई सामाजिक लोग होते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ मेंटलिटी किसी पार्टी की तरफ झुकाव जरूर होता है। तो आप लोग सब जान रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा थोड़ा सा झुकाव है। इसके पीछे बहुत रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब से मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ और अपने समाज में जो देखा है, जो डेवलपमेंट जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान को मिला है, उससे प्रभावित होकर मैंने उस आइडियोलॉजी को, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति मेरा झुकाव तो हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं उस पार्टी में पदधारक भी हूँ। और परंतु वर्तमान जो सरकार है, जो पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज है, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी, उस सरकार इतने लंबे समय 15 साल हो गया है, तो एक दशक बीत गया है। जो चेंजिंग, जो डेवलपमेंट बिहार में होना था, देखा जाए तो मात्र 10% लगेगा आपको। जितने वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र आता है हर चुनाव में, हर 5-5 साल पे, तो आप उस घोषणा पत्र को देखें और जमीन पे देखें
तो लगेगा 10% से ज़्यादा काम कुछ हुआ नहीं है। तो अब जो सामाजिक जो माहौल बन रहा है युवाओं के बीच, जो रोजगार का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, बेहतर शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधा का जो मुद्दा है, उस पे इस बार युवा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक आइडियोलॉजी जो होता है जी, उससे ऊपर उठकर इस बार वोट देने का मन बना चुके हैं, जो समाज में जो दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो नई सरकार बनेगी उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन, जो वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या है, सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग बिहार से पलायन होकर बाहर पढ़ने जाते हैं। मेरे गार्जियन पूरा संपत्ति, अपना डेडिकेशन, और बच्चा खुद अपना डेडिकेशन लेके पढ़ता है, एक बेहतर शिक्षा हासिल करता है। अंततः क्या होता है जी, कुछ नहीं होता है, आके घर बैठ जाते हैं, अपना ठीक है। बिजनेस तो चालू कर हम इन लेते हैं। मुद्दों पर आएंगे, इससे पहले हम जानना चाहेंगे अबुल खैर साहब से। अबुल खैर साहब, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं? देखिए, इसका सीधा सवाल, आपके सवाल का सीधा जवाब है नहीं। लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं और वहां जाने के बाद हमें उनकी मानसिकता या वो उस विचारधारा को मतलब मानना पड़ेगा। हो सकता है आज बहुत से युवाओं ने देखा होगा इस वक्त आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल यू है, मैं एक मुद्दे पे लेके जाना चाहता हूँ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मीरान हैदर जो इस वक्त जेल में बंद है, दिल्ली में CA/NRC के मुद्दे पर जामिया से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एक बड़ा चेहरा है। अगर हम इस वक्त राजद के कुछ भी राजद के पार्टी में होते या कुछ भी होते तो हम चुप होते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी पार्टी में हैं और एक जब उस पार्टी में हैं तो आप जिस भी पार्टी में होता है वो उस पार्टी के खिलाफ नहीं जा पाता है। तो मुझे यही लगता है कि मैं अगर किसी पार्टी में नहीं हूं तो मुझे खुशी है, क्योंकि मैं हर मुद्दे की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। अकमल फारूकी साहब, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं? देखिए, वैसे तो मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं MIM को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करता हूं। मैं उनको मानता हूं, उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। तो उनके बहुत से चीज़ें मैंने सीखा है, जो बोलते हैं, उनके स्पीचेस वगैरह सुनते हैं। लेकिन मैं अभी तक पार्टी का किसी जो पद पे होते हैं, मैं किसी पार्टी पद पे नहीं हूं। मैं एक आम सपोर्टर हूं, किसी पद पे नहीं हूं, क्योंकि वो जो मुद्दा उठाते हैं कहीं ना कहीं इस देश में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज बनकर वो उभरते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं। और यही वजह है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं, उनका सपोर्टर हूं। शुक्रिया। तारिक अनवर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं? जी नहीं, मैं किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और मैं उस मानसिकता का खिलाफ हूं, उस विचारधारा का खिलाफ हूं जो समाज में जहर घोलने का काम करता है। मैं अपने क्या नाम कहते हैं कि अपनी विचार जो है मेरा वो सेकुलरिज्म की तरफ है, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। यजदान अंजुम साहब, थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि शराबबंदी की बात कही गई थी। शराबबंदी पर ये तोहमत लगाया गया JDU के ऊपर और JDU की सरकार के ऊपर कि वो शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई रह गई है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। कहां तक सच है और आपका क्या जवाब? देखिए, मैं शराबबंदी को लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। अभी मेरे बड़े भाई ने कहा था कि भ्रष्टाचार की बात की थी, कि हम में भ्रष्टाचार है, हम और आप में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल उसी तरह नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन जब तक हम और आप उस नियम और कानून को सही तरीके से खुद पर लागू नहीं करेंगे, और किसी भी नियम और कानून को लागू होने का सबसे पहला शर्त होता है शिक्षा। शिक्षा की बात हर पार्टी करती है,
ठीक है, कि हम जो है कि शिक्षा ही करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए काम कोई भी नहीं करते। तो है क्या, हमारे समाज में सबसे बड़ी जो है बुराई है वो है शिक्षा, और किसी भी बुराई का जो जड़ होता है वो शिक्षा का नहीं होना। बिल्कुल उसी तरह से ये शराबबंदी है। शराबबंदी नीतीश कुमार का बहुत बड़ा जो है कि सराहनीय कदम है, और उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ शराबबंदी किया। ऐसा नहीं कि इसका जो है कि परिणाम अच्छा नहीं आया, बिल्कुल अच्छा आया है। बहुत सारे गरीब घरों का जो है कि जो आप क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है वो सुधरा है बहुत। लेकिन जो है कि अब बार बार हम इसलिए उस बात को लाना चाहेंगे, जब तक हम खुद में सुधार नहीं करेंगे, अगर हर जगह हमारे मुखिया नीतीश कुमार या फिर या हम और आप तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें खुद में भी सुधार करने की ज़रूरत है। कुछ कमियां हैं, अगर कुछ कमियां हैं, जनता को लग रहा है ऐसा, तो जो है कि हमारी सरकार आती है, हाँ, नीतीश कुमार की सरकार अगर फिर से बनती है तो इस पे और मजबूत कदम उठाए जाएंगे। एक चीज़ और लेना चाहूँगा, जैसे हम सामाजिक स्तर पे बात कर रहे हैं, दहेज प्रथा, ये जो है कि आज नहीं पुराने जमाने से ये कहा जाता है कि दहेज प्रथा जो है कि समाज का कोर है, लेकिन क्या दहेज प्रथा बंद हो गया? जब हम उस चीज पे हम खुद को नहीं कर पा रहे हैं, समाधान नहीं सही से ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद में सुधार करनी होगी। अगर कहीं सही है तो थोड़ा बहुत तो गलत है। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। फैसल जावेद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे लिए खुशी की बात यह है कि तीनों पार्टी के लोग तो नहीं कह सकते हैं, बट इतना है कि झुकाव है वो है, ठीक है। जी। अभी नशा मुक्ति पे बात हुई है। नशा मुक्ति में दो तरह के सेगमेंट है। एक जो नशा के आदी हैं, वो नीतीश कुमार के जो नियम आया था उससे पहले भी वो आदी थे। क्या उनके लिए ऐसा कुछ किया गया, या नशा मुक्ति केंद्र खोल के उनको मतलब सुधारने की कोशिश की गई, या उनको रोड पे मारने के लिए छोड़ दिया गया? ये सवाल मेरे कांग्रेस वालों से भी है। क्या आपने अपने घोषणा पत्र में अररिया के इतनी बुरे हालत है नशा मुक्ति केंद्र का कोई बात किया? और नीम वालों से भी है। एज जनता मैं सवाल करना चाहूँगा, और मेरा यही मकसद है कि सब कोई सवाल करे फिर वोट दे। वोट आप जिसको भी दो, बट सवाल होना चाहिए। आप इन तीनों से ये जरूर पूछे कि इस बार नशाखोरी को बंद करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र क्या आपने किसी भी पार्टी में घोषणा पत्र में डाला है या नहीं डाला है? जसदान अंजुम साहब, जवाब। जी, धन्यवाद आपके सवाल का। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। मैं आप पार्टी में किसी पद पे नहीं है? जी, फिलहाल तो अभी नहीं कह सकते हैं जो है कि, अच्छा, हाँ, इसलिए जो है कि मैं एक प्रवक्ता तो हूँ नहीं जी। हाँ, लेकिन ये जैसे है कि अभी मेरे एक बड़े भाई ने कहा था कि पार्टी में अगर है एक अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की जो गलत विचारधारा है उन पे बात होनी चाहिए। तो मुझ पर जो है कि बीच बीच में छोटे मोटे मतलब जो है कि इल्जाम लगे भी हैं कि आप पार्टी में हैं, एक्टिव नहीं है। कारण यही है कि जहां भी मुझे लगता है कि पार्टी गलत विचारधारा पे जा रही है या गलत कुछ कर रही है, तो हम उस पर बोलते हैं। इसलिए कुछ चीज़ है जिस पे जी। अब तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र के खोलने के किसी भी पार्टी ने घोषणा पत्र में डाला है कि अगर आप जदयू की तरफ झुकाव है तो आप मुझे ये बताइए कि नशा मुक्ति केंद्र अररिया में अगर आपकी एमएलए होती है तो बनेगा या नहीं बनेगा? इन्होंने घोषणा किया नहीं किया। सेम सवाल नीम से भी है और कांग्रेस से भी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कैंडिडेट का पहले तारुफ करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी, जदयू से जो है हमारी कैंडिडेट है श्रीमती सगुफ्ता आजिम जी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद हैं, और जो है कि काफ़ी पढ़ी लिखी और शिक्षित है, और महिलाओं में इनका काफ़ी अच्छा पकड़ है और काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो एक अलग ही तरीके का इनका जो है कि कैंपेनिंग है या हर चीज़ है, तो इनसे हमारी उम्मीदें भी हैं कि अगर आपने उनके लिए कैंपेन किया है? अभी तक तो हम ज़मीन पे नहीं गए हैं, कुछ अपना निजी मजबूरी है, घर कारण है, इस वजह से। लेकिन अपने रिश्तेदारों में आपने ज़रूर कहा होगा कि इनके लिए वोट करें या नहीं कहें, या आपने नहीं कहा? जी, अभी तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कहे या नहीं कहे, क्योंकि हम चलिए, आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। आप ये कहिए कि क्या आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए लोगों को कहना चाहते हैं? हाँ, कहना तो हम देखिए है कि कहना तो हम यही चाहेंगे कि अगर मेरी विचारधारा की बात की जाए तो हम अभी भी यही कहेंगे लोगों को कि आप जदयू को वोट करें। कारण ये है कि जितने भी सारी पार्टीज हैं सभी ने हम सेकुलर हैं, हम जो है अल्पसंख्यक के लिए ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, हम तो
मैट्रिक 2010 में किए थे। उस समय तो मेरा मतदान करने का अधिकार भी नहीं था एज के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमेशा जो है कि मुख्यालय में रहे हैं तो बहुत तरीके से जाने भी हैं इस चीज़ को। तो हम जो है कि बहुत हद तक पिछली सरकार जो थी, जो आप कह सकते हैं राजद की सरकार थी, जो अपने आप को मतलब अल्पसंख्यक का मसीहा भी कहती है, हम सेकुलर है। आपने सेकुलर बोल के इतना सेकुलर किया कि आपने हमारे जड़ को ही खत्म कर दिया। आज अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है, जिस भी मुकाम पर है, अगर बोलने आज हम इस जगह जो बैठे हुए, हमारे अगर बोलने का मुकाम, हमको एक स्टेज जो मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। वरना आज भी आप देख सकते हैं जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, आपने क्या परिवारवाद, ये तो खैर इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पे बात अगर शुरू हो जाए तो हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, तो ये होने वाला है नहीं। दूसरी बात, आपने क्या किया, आप खुद जेल में बैठे हुए हैं, चाहे जिस भी कारण से है वो तो है ही, और आपने भी क्या किया, अपने 2 महारथी आपके हैं, 2 बेटे हैं, अच्छे से 8वीं फेल 9वीं फेल हैं, उनको आप हम ग्रेजुएट हैं, हमारे भविष्य का फैसला करने के लिए आप आए हुए हैं। हो सकता है अभी एक मुद्दा ये आएगा कि आपकी गठबंधन की सरकार है तो मोदी जी को लेकर बात आएगा कि आपके प्रधानमंत्री, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम जेडीयू को वोट कीजिए। अगर गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाना मेरा फर्ज है, हम निभाएंगे। लेकिन मेरा झुकाव, आपने ये पूछा कि किसी एक पार्टी को, तो मैं ये कहूंगा कि जेडीयू को वोट कीजिए आप। आपने कहा गठबंधन, तो आप ये जरूर बताते चलें कि एनडीए दरअसल गठबंधन है क्या, भाजपा जेडीयू या भाजपा एलजेपी? देखिए, ये तो आपने जो सवाल किया ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं, ये सबको पता है कि लोजपा जो है कि खुल के अलग, मतलब जो है कि स्वतंत्र अपना चुनाव लड़ रही है। हर जगह मेरा और भाजपा से गठबंधन है, और हम दोनों जो है कि एक दूसरे के संबंध। लोजपा कहती है कि मेरा भी भाजपा से गठबंधन है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोजपा कहती है मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। देखिए, कहने के लिए तो आप भी कुछ कह सकते हैं, और हमारे बहुत सारे भाई बैठे, कहने के लिए किसी के मुंह पे कोई ये नहीं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और एक दो जो मतलब हम इसलिए उनका नाम पर्टिकुलरली नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम उस पार्टी से नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि हमारा गठबंधन जो है जेडीयू से है। जो नीतीश कुमार को अपना चेहरा मानते हैं, हम उनको अपना सहयोगी मानते हैं। अगर जो उनको चेहरा नहीं मानते मुख्यमंत्री का, वो मेरे सहयोगी नहीं है। धन्यवाद। अबुल खैर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ तक नशा की बात थी, और नशा पे आपने कहा कि नीतीश कुमार ने नशा को बंद किया है, शिक्षा में काफी बेहतर किया है या नहीं किया है, तो उससे पहले ये इन दो सवालों को समझने से पहले हमें खुद से समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमारा खराब हुआ कैसे है। नीतीश कुमार ने एक ऊपर से कुछ फेंका है, ठीक है, तो उसमें जो लोग गए हैं वो हमारे और आपके समाज से ही गए हैं। अब उनकी कितनी जिम्मेदारी है कि शिक्षा को हम कैसे बेहतर करेंगे, जब हम जानते हैं शिक्षक जो है, गुरु जो है, वो पूरे दुनिया का विश्व का सबसे सम्मानित पद है, लेकिन वो कितना ढंग से कार्य कर रही है ये अहम है। दूसरी बात है कि इसमें जो दिक्कतें आ रही है, हमने स्किल्ड अपने हिसाब से चुना नहीं है अपने आप को। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले जाकर के कहीं से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, हो सकता है उसके अंदर स्किल नहीं था, लेकिन वो समाज के एक्सपेक्टेशन की वजह से, परिवार के एक्सपेक्टेशन की वजह से, और किसी की एक्सपेक्टेशन की वजह से चला गया। जब बाहर उसे नौकरियां नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फिर से बीएड करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद उन्होंने शिक्षा में आ गया, तो उसका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए या उन बच्चों के लिए नहीं होगा जो शिक्षा को सही स्तर से पहुंचा पा रहा होगा। दूसरी चीज है नशा। आपने पूछा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार की शराबबंदी के बाद भी नशा कर रहे हैं लोग। सबसे पहले चीज है कि आप इसको एक बहुत अध्ययन के रूप में अगर देखें, हमारे और आपके पीने के लिए जो है वो पानी है, और ये पूरी दुनिया में है, कॉमन है। फिर हम उस जरूरत के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं, लेकिन शराब अगर हम पीने जाते हैं तो शराब पीने से पहले हमें 3-4 चीजों को देखना पड़ता है। हमारा एक फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हम अपनी जेब से पैसा लगाते हैं फिर पीते हैं। दूसरी चीज कि उसमें जो दिक्कतें आती है कि नशा होता है, हम किसी को गाली और गलौज करते हैं,
उससे समाज में मतलब जो है एक तरह से दिक्कतें पैदा हो जाती है। तीसरी चीजें हैं कि जब हम नशा कर लेते हैं तो हमारी खुद से समाज में वो इज्जत घटने लग जाती है। चौथी चीजें जो है सोचने और समझने की है। तो कोई भी सरकार जब वो कोई कानून बनाती है तो उसका दो धारण होता है, सकारात्मक नकारात्मक। नीतीश कुमार ने ये फैसला तो सही था, लेकिन उसे जो बंद करने का तरीका था वो काफी प्लान्ड वे में जाना था। अगर हम इस जिले की बात करेंगे, अगर यहाँ पे इस जिले में 10 ठेका था तो एकाएक बंद करने से जनता में भी आक्रोश आ जाता है, पीने वालों के अंदर जो आदी है, जो शराब का रेगुलर मतलब प्रतिदिन सेवन करता है, उसके अंदर भी आक्रोश आया। तो उन्होंने उसका एक अल्टरनेट निकाल लिया एक दवाई के तरफ है। और जो दवाई जो आज अररिया में बिकती है उस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हो जो खुल के विचार नहीं आता है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि उसमें कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है बेचने का, पीने का और इस धंधा में संलिप्त लोगों का, इसमें आप अगर जब देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपके सामने आ जाएंगे। पिछले 1 साल से ये मुहिम बहुत लंबा चल रहा है। लोगों ने गांव-गांव में प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, गांव के प्रधान ने इस चीज पर बोलना शुरू किया है, सामाजिक कार्यकर्ता ने शुरू किया है। लेकिन हम जो इसके बीच में जो शिक्षा है, वही उस शिक्षा को ही हम सब जिम्मेदार समझते हैं कि जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो हमें सच में हमारी मानसिक बुद्धि को चेंज करता है या नहीं करता है, ये सवाल है। और इस सवाल को समझने के लिए नीतीश कुमार का जो पिछले 15 सालों में जो शिक्षा पे काम किया है वो फ्लॉप है। मैं जानना चाहूंगा, आप इजहार साबरी साहब, आप अपना हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पहले तो आप वो कहें और उसके बाद आप जवाब दें जो इन्होंने आपके ऊपर तोहमत लगाया है, जो कांग्रेस के ऊपर तोहमत लगाई गई। मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा था कि नीतीश कुमार जी ने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में है, तो उससे सबसे बड़ा मिस्टेक ये रहा, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो एजुकेशन जो देंगे, जो टीचर के रूप में जो लोग होंगे जी, तो उनका जो क्वालिटी है, जो अबुल खैर भाई जो बता रहे थे, एग्जैक्ट वो बात है। मैं वही कहना चाह रहा था कि बस नाम के लिए बहाल कर दिया है ना, बहाल कर दिया, सब स्कूलों में डिपोर्ट कर दिया, बस शिक्षा शुरू हो गई है ना। मतलब लिटरेसी का परसेंटेज कागज पर बढ़ता चला गया, लेकिन बच्चों में क्वालिटी नगण्य है, क्योंकि शिक्षक में खुद क्वालिटी नहीं है जी, तो नगण्य है जी। अच्छा, अभी नेपोटिज्म की बात आ रही थी, परिवारवाद की बात आ रही थी, अबुल खैर साहब ने भी रखा, हमारे फैसल जावेद साहब ने भी रखा। परिवारवाद की जब बात आती है तो भारत के अंदर में कांग्रेस को परिवारवाद से अलग किया ही नहीं जा सकता है, ना ही सेंट्रल लेवल पे, ना ही रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप अलग नहीं कर सकते हैं, अपने विधानसभा में भी अलग नहीं कर सकते हैं। उस पर आपका क्या जवाब? देखिए, ये नेपोटिज्म जो आपने कहा, भाई भतीजावाद या वंशवाद, ये कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, ये समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, समस्या जो समाज में है जी, समस्या जो समाज में, उसके सुधार के लिए कौन आगे आ रहा है जी, उसके सुधार के लिए कौन आगे आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो अगर उससे उसका हल निकल रहा है तो नेपोटिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर उसका हल निकल रहा है तो, अगर नहीं निकल रहा है तो समस्या है। यजदान अंजुम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि कोई समस्या ही नहीं है जी, शायद ये भूल है, यही सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, कारण मैं बता देना चाह रहा हूँ। अगर हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें, ठीक है, मैं पर्सनल कटाक्ष तो नहीं करूंगा, सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा होता है, अपना अपना होता है, उनकी पार्टी कहाँ जा रही नहीं जा रही उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन इनके ही पार्टी के जो उच्च स्तर पर जो है अपना जो है कि इलेक्शन करवाते हैं अध्यक्ष के लिए,
जी श्रीमती सोनिया गांधी जी जी। अध्यक्ष पद से हटती हैं, जी। श्री राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, जी फिर उनको इस तरह क्या था, खैर एक वो बात। जी। मैं उनके बाद वहां से सीधे तौर पे अपने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अररिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2015 में मुझे अच्छे से होश है और मैं एक वोटर भी था, प्रथम बार मतदाता सूची में मेरा नाम आया था। तो यहाँ जो थे स्वर्गीय मोहिदुर रहमान साहब, वो विगत कई मतलब चरणों से यहाँ चुनाव हार रहे थे। जी तो खैर चलिए वो तो चले गए मरहूम। जी तो चुनाव हार रहे थे तो अचानक उनका देहांत हो गया। जो देहांत हुआ 2015 में, ये सीट जो आई, तो अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्री आबिदुर रहमान साहब जी, ये कहीं हमें जहाँ तक जानकारी, ये कहीं बाहर में जो है कि कोई जॉब या फिर बिजनेस कुछ करते थे। जी तो देखिए ऐसा नहीं है कि इनके पार्टी में नेता नहीं थे, अच्छे अच्छे लोग थे जी जो यहाँ जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन एक सिंपैथी कहिए या जो भी कहिए, पैरासूट लैंडिंग उनको करवाया जाता है यहाँ पर और उनको टिकट दिया जाता जी। है और यहाँ से शुरू होता है परिवार का नया अध्याय शुरू होता है। और जो लोग यहाँ जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, बस वही जिंदाबाद जिंदाबाद करना जी। है। और हमने ये सोचा कि चलो 2015 है, जी बदलाव होगा ही, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये 2020 है और फिर से हमारे पास वही सेम मुद्दा है और फिर सेम कंडीशन हमारे पास आके अटका हुआ है। जी। मजबूरी बहुत सारी बातें हैं जी। और जो है कि एक चीज मैं अभी फिर से कह देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ वजह से पार्टी लाइन से बाहर भी होता था। जी कुछ विगत कुछ महीनों में कुछ मुद्दा हुआ था, उनको लेके मैं पार्टी लाइन से बाहर था, जी इसलिए जो है कि मैं उस पर बात नहीं करूंगा। तो इसलिए अफसोस इस बात का होता है कि इस तरह से जो है ये समस्या बता रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा जी हूँ। जी इससे ये होता है कि जो युवा चेहरा होता है, शिक्षित चेहरा होता है, जिनके अंदर जैसे हम यहाँ बैठे हुए, हमारे ही में कुछ ऐसे भी हैं जी। जिनको यहाँ कुछ करने का एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो जी। कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। जी। लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है, ये देख के तो नहीं लग रहा है कि बदलाव कुछ होने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया। अकमल फारूक साहब से बहुत देर से सवाल मैंने नहीं लिया। अकमल फारूक साहब, आप MIM की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे बात नशा की, और किसी ने कहा, फैसल जावेद साहब ने कहा कि आपने आखिर कौन सा मैनिफेस्टो लाया है जिसमें आपने ये लिखा है कि हम शराब नशा को मुक्त करेंगे अररिया से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपके कैंडिडेट ने कोई ऐसा मैनिफेस्टो लाया है? यहाँ पर अररिया विधानसभा में जो हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो MD राशिद अनवर साहब हैं, और उन्होंने कई स्पीचेस में उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा है कि मेरे जो मेन मुद्दे हैं वो 4 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा शिक्षा है, दूसरा मुद्दा हेल्थ विभाग है, और तीसरा मुद्दा नशा मुक्ति है, और चौथा मुद्दा जो है वो करप्शन है। मैं अगर यहाँ की जनता मुझे कामयाब करती है तो मैं इंशाअल्लाह इन 4 मुद्दों पर काम करूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी पार्टी है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हैदराबाद में उनके कई स्कूल्स चल रहे हैं, उनके कई हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, और उनकी शिक्षा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर आप यहाँ की जनता MIM को कामयाब करती है तो इंशाअल्लाह जो हैदराबाद में स्कूल्स हैं, जो हैदराबाद में हेल्थ का जो सिस्टम है, इंशाअल्लाह वो भी यहाँ पर कोशिश की जाएगी लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है, यहाँ पर जो है शिक्षा बच्चों को दिया जाए कि 15,000 ऐसे बच्चों को जिनका कोई नहीं है, उन 15,000 बच्चों को वहां पर मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। और ये काम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, जिनको कि भड़काऊ भाईजान के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके सिर्फ आप बातों पर ना जाइए, बल्कि आप उनके काम को भी देखिए कि अभी आप बारिश हुई, कितने लोग, कितनी तबाही व बर्बादी मची है। देखिए अभी दोनों भाई बिल्कुल मैदान पर उतर गए हैं और बिल्कुल जमकर मेहनत कर रहे हैं और जमकर लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी पुरसाने हाल की पुरसी कर रहे हैं और उनकी हर दम मदद करने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर उनकी पार्टी को यहाँ पर आप कामयाब करते हैं तो इंशाअल्लाह वही चीज यहाँ पर भी इंशाअल्लाह किया जाएगा और उसी तरीके से गरीबों, मजबूरों और बेकसों का सहारा बना जाएगा। बहुत शुक्रिया।
चूंकि वक्त काफ़ी लंबा हो चला है और वक्त कम है हमारे पास, तो कंक्लूजन पे हम लोग जाना चाहेंगे और अररिया में जो असल मुद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि चुनाव हो और आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी आशाएं हैं, इस पर हम हर एक यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हमारे साथ जितने मौजूद हैं, सारे सदस्य से ये सवाल लेना चाहूँगा और उसके बाद 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड भी करें कि आप ये जो पूरा का पूरा ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन का आखिर मूल भाव क्या निकल रहा है। मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। उस मुद्दे को जिससे ढक दिया जाता है उस बात करता हूँ। आज के दौर में जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, नेपोटिज्म नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है ये। आप कहते हैं कि नेपोटिज्म है, इस वजह से एक अयोग्य व्यक्ति आपका विधायक बन जाता है या एमपी बन जाता है या सीएम बन जाता है। ये कैसे? लोकतंत्र में तो आपको वोट करना होता है ना, तो आप किसी अयोग्य को कैसे वोट देते हैं? इट्स आवर मिस्टेक ना। तो आप अगर नेपोटिज्म की बात करेंगे तो बाकी मुद्दा आपका बेकार जाएगा, बाकी मुद्दे पे बात हो नहीं सकती। हमें मुद्दे पे आना चाहिए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अभी देखिए, नेता और नेता के सपोर्टर होते हैं ना, जो ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं ना, वो सारे मुद्दे घुमाए थे। मेरा बस एक सवाल था कि अररिया को नशा मुक्त करने के लिए कितना नशा मुक्ति केंद्र चाहिए? तीनों पार्टी के सपोर्टर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया। जनता को जवाब ही नहीं मिल पाएगा। जनता को जवाब मिलेगा सांप्रदायिकता का, जनता को जवाब मिलेगा नेपोटिज्म का, जिसका कोई हल ही नहीं है। 100 साल के बाद भी आप ये डिस्कस करोगे। हाँ, अगर मैं नशा मुक्ति केंद्र डिस्कस करूँ, अगर मैं झंटा पुल पर डिस्कस करूँ, मोहनपुर पुल पर डिस्कस करूँ, और अब हमारे गलियों में जो गंदगी दे रहती है उस पर डिस्कस करूँ, आंगनबाड़ी से जो 3000 रुपया हर महीना वसूला जाता है ऑफिसर द्वारा, उस पर डिस्कस करूं, तो उस पर कुछ हल मिल सकता है। तो प्लीज़ जो भी सपोर्टर है, मुझे बस इस मुद्दे पे बताएं कि इस मुद्दे पे आपकी पार्टी ने क्या किया है। मेरे लिए नशा मुक्ति बहुत ही बड़ा इशू इसलिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप के तीनों पार्टी के लोग बताएं मुझे कि अररिया को नशा मुक्त करने के लिए कितना नशा मुक्ति केंद्र चाहिए और कितना टेस्टिंग चाहिए। बहुत धन्यवाद। यजदान अंजुम साहब। जी धन्यवाद। मैं जो आपने अभी एक प्रश्न किया है नशा मुक्ति केंद्र का, तो सबसे पहले मैं बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमेशा अपने क्षेत्र के मुद्दों को देखकर प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका अगर खुद का क्षेत्र अगर सही होगा तो जो आपका मतलब जो पूरा ऊपर का जो लेवल है, सिस्टम है, वो सही होगा। अभी मैं देखिए, मैं ब्लाइंड सपोर्टर के तौर पर अब मैं जो है कि एक थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक जनता के रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्लाइंड सपोर्टर नहीं। अभी हम लोग जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो हम प्रत्याशी चयन करने जा रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप हर प्रत्याशी को, सब आप लोगों से लगभग भली भांति परिचित हैं, सभी को आप देखें। भाई साहब ने बार बार कहा कि नेपोटिज्म कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। कब? जबकि हम अपने आप में बदलाव करें। और दूसरी बात कि अभी भी बिल्कुल अभी तो एकदम हमारे पास करेंट इश्यूज है कि हम एक अच्छे प्रत्याशी को चुन करके भेजें। अगर हम अभी भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हम फिर से वही अनुकंपा आधारित राजनीति पर रहते हैं तो फिर तो हमारा कोई भला हो नहीं सकता है। आप जो है कि अच्छे प्रतिनिधि को देखें जो फील्ड पर एक्टिव है, जो खुद में अब काबिलियत रखते हैं बोलने की, मंच पर बोलने की, समाज में जाकर बोलने का, कहीं पर कोई मामला है वहाँ पर बोलने का, ना ही कि वो अपने अगल बगल जो होते हैं उनका सहारा लें, उनसे कुछ सजेशन लें, या उनको कुछ बहुत तरह की समस्याएं होती है पर्सनल, वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा। तो ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, जरूर जो है कि समाधान होगा। कि हमारे किसी बड़े ने कहा था कि वकील अगर अच्छा हो तो जज का फैसला बदलता है जी। तो बिल्कुल वकील का चुनाव करें, जज का फैसला तो बदलना ही है। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। इजहार साबरी साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा फैसल भाई। इजहार साबरी साहब। मैं यजदान भाई को ये जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा अगल बगल झांकना, आप उसके कार्य को देखिए। आपने जब प्रतिनिधि चुना तो आप उसके काम पे आप उसको क्वेश्चन कीजिए ना, काम पे उंगली दिखाइए, है ना, काम कीजिए ना। रही बात 5 साल का जो समय होता है, एक लिमिट टाइम होता है, एक सीमित संसाधन होता है, उसको एक विधानसभा का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है। तो आपने उस संसाधन में उस सीमित संसाधन में आपने क्या क्या किया। आप चले जाइए, हर एक पंचायत में आपको रोड मिल जाएगा विधायक निधि से। इन्होंने अस्पताल में अच्छा योगदान दिया है, अस्पताल में सुधार हुआ, इनके स्तर से जो होना था वो बेहतर हुआ है। ब्लड बैंक का जो मसला था उसमें सुधार हुआ है, पीएससी का निर्माण हुआ है, कुसियार गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है
उसका निर्माण हुआ। बहुत सारे कार्य हैं उसको निसार मैं- साबरी साहब, जनता देख रही है और जो काम हुआ है सब जनता देख रही है। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि आपकी आशाएं क्या हैं अब 2020 से 25 में? मेरी आशा ये है कि जो ये कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन की समस्या से जो लोग मतलब घर वापस आ गए, जो आने वाली सरकार से मेरी ये उम्मीद होगी कि कुछ उद्योग स्थापित किया जाए ताकि पलायन जो सबसे बड़ा समस्या, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, वो अपने घर में रोजगार मिले, अपने घर में अच्छा शिक्षा मिले, उस पे काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अबुल खैर साहब, तीनों पार्टी के हमारे कर्मठ दोस्त हैं, सबने अपनी अपनी बात कही है और मुझे यही लगता है कि चाहे वो MIM की तरफ से हो या JDU की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से हो, 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनती है और उसका चेहरा नीतीश कुमार होता है और वो 2.5 साल के बाद पलट जाती है, फिर से वापस जाकर के NDA के साथ मिल करके वो सरकार बनाती है। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी एक बात कहते हैं पलटू राम, ठीक है, ये हम सिर्फ इन तीनों लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे बिहार के लिए बोल सकते हैं या अररिया के लिए बोल सकते हैं, जहां के भी लोगों की युवाओं के लिए। उस शब्द को बिहार का हर व्यक्ति बोलना शुरू कर दिया जी। इसलिए बोलना शुरू कर दिया क्योंकि वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का शब्द था। अच्छा, नीतीश कुमार को पलटू राम कहना। मैं नीतीश कुमार या लालू के ना समर्थक हूं, मैं उनके कुछ अच्छे कामों का समर्थक दे भी सकता हूं। नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो या रामविलास पासवान यादव जी या पासवान जी हो, यह तीनों व्यक्ति छात्र आंदोलन से निकले थे। तीनों की जो विचारधारा है वो स्पष्ट रूप से है, पता है, सबको है। आज किस परिस्थिति में सरकार है नहीं है, लेकिन ये इस तरह का जो पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे यूथ में नहीं है। हम जिस यूथ की बात करते हैं, हम जिस यूथ को लेकर के कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, उस पलटू राम को अगर लालू प्रसाद यादव ने कहा तो हमारे विधायक ने भी उसको पलटू राम बोल दिया। ये जो गैप है लोगों के अंदर में, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, इस पे सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे नेताओं में विजन की कमी है, हम बहुत एक्टिविटीज को देखते आ रहे हैं बहुत सारे विधायक के, ठीक है, जैसे ही फ्लड आता है कंधे पे एक बोरा उठा करके वो मतलब समाज को दिखाना चाहता है कि हमने काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हिडन फेस भी होते हैं जो इस काम को बहुत अंजाम तक देते हैं। बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जिस भी रूप में वो इस कार्य को करते हैं, समाज के लिए करते हैं, उन गरीबों के लिए करते हैं, तो उससे एक चीज दिखता है कि हमारे अंदर विजन की कमी है। और वो सीधा और उसका सीधा संबंध है कि आप ठीक है 15 साल को ही उठा करके देख लीजिए, अररिया दो तरफ से नदी है जी, हमारा फैलाव उधर नहीं हो सकता है क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जी। जब हम 0 माइल से अररिया आते हैं तो हमें 15 साल में 3 पुल का, भाई साहब अभी बता रहे थे कि हमने बहुत सारे पुल बनाए हैं, बहुत सारे सड़क बनाए हैं, तो उसी पे मैं लेके जाना चाहता हूं कि नेताओं में विजन की कितनी कमी है या हम में कितनी कमी है कि जब हम 1.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के लिए मार्केट आते हैं तो अपने जीवन काल में हम 3 पुल देखे हैं। तो अगर हमारे नेताओं में ये विजन की कमी होती और हम ये देखते कि अररिया की इतनी आबादी गांव से शहर आती है, उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होती, तो ये बिल्कुल उस नाम पे 0 है। दूसरी चीज कि हमेशा से लोगों के पास में ये जो परिवारवाद का बात रहता है कि इस परिवार से है या उस परिवार से है, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ 2 राजनीतिक परिवार बड़े मजबूत हैं, एक तस्लीम साहब के हैं और दूसरा मोहिदुर रहमान साहब के हैं जी। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे इलेक्शन। अच्छा। और वो इसलिए लड़ते थे कि एक जमींदारी प्रथा से मतलब ताल्लुक रखते थे, दूसरा समाजवाद से रखते थे जी। लेकिन आज जिस भी परिस्थिति की वजह से दोनों एक हैं, जमींदार या सामंतवाद या समाजवाद, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग जो है अपनी कमजोर नस उन परिवारों को दे चुके हैं, तब तक परिवारवाद से नहीं निकल सकता है। बहुत शुक्रिया अबुल खैर साहब। अकमल फारूक साहब से मेरा सवाल है।
कंक्लूड कीजिए इसको, क्या चाहते हैं और इस 2020 से 25 के बीच में क्या आशाएं हैं? जहाँ तक बात होती है कि हम वोट किस आधार पर करें, तो हम कहते हैं कि हम, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी को ना देखें, हम प्रतिनिधि को देखें। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रतिनिधि को ना देखें, पार्टी को देखें। हर चीज़ को देखना पड़ता है। अगर पार्टी को देख रहे हैं, प्रतिनिधि को देख रहे हैं, तो पार्टी को भी आपको देखना पड़ेगा कि पार्टी क्या कर रही है। इसका जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है कि मौलाना असरारुल हक साहब इंतकाल कर गए, कि वो कांग्रेस पार्टी से थे। जब पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल पर बहस हो रहा था, तो उसमें मौलाना असरारुल हक साहब को बोलने के लिए नहीं दिया गया था। क्या मौलाना असरारुल हक साहब एक मौलाना थे? क्या वो 3 तलाक बिल पर नहीं बोलना चाहते थे? क्या वो नहीं बोल सकते थे? वो बोल सकते थे, लेकिन उनको बोलने के लिए नहीं दिया गया। तो इसलिए जरूरी है कि उम्मीदवार को आप देखते हैं, उम्मीदवार के साथ साथ आप पार्टी को भी देखें। सिर्फ ये नहीं कि उम्मीदवार बढ़िया है, अच्छा तो है, हो सकता हो कि हम उसको कामयाब कर दें, आगे चलकर के उसको पार्टी किसी ऐसे काम में इजाजत ना दे जहां पर हमको उसकी जरूरत हो, उसको इजाजत ना मिले, तो फिर हमें उसको जिता करके या उसको कामयाब करके क्या फायदा मिला। तो इसलिए जहां पर आप उम्मीदवार को देखते हैं, उम्मीदवार के साथ साथ आपको पार्टी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। तारिक अनवर साहब, आपकी क्या आशाएं इस विधानसभा चुनाव से? मेरी ये आशाएं हैं कि इस विधानसभा में जो मतलब ज़रूरत है, जो बुनियादी सुविधा है, जो आज तक नहीं हो पाया, उसको 2020 से 25 तक में जो यहाँ पे रहनुमा बनेंगे उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब ने कई सवाल खड़े किए और हर सवाल के साथ मैं आपका ही जवाब चाहूंगा। बार बार बात आई कि नेताओं के अंदर विजन नहीं है, सरकार के अंदर विजन नहीं है। तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनका विजन क्या कहता है, उनका वो कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, और आप फैसल जावेद साहब अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? अगर मैं अभी कुछ कहना चाह रहा हूँ, शायद आपको मेरी ये बात हास्यास्पद लगे, लेकिन मैं जोर दे के कहूँगा, अभी जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। ये कैसे आप तोहमत लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं और बिल्कुल सही है। हमारा संविधान कहता है कि हम जनता वोट डालेंगे, वो हम एमएलए चुनेंगे, एमपी चुनेंगे, वो बंदा जाके वहाँ पे नेता चुनेगा, वो सीएम होगा। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? अभी हम सीएम चुन रहे हैं, अभी हम एमएलए नहीं देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल अवैधानिक है। संविधान मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं देता है कि मैं अपना पीएम चुनूं, मुझे अधिकार देता है कि मैं अपना एमपी चुनूं, मुझे अधिकार देता है कि अपना एमएलए चुनूं। जन चेतना के द्वारा ये चीज़ हर बंदे में पहुंचाना होगा। आप एमएलए चुनिए, आप मजबूर क्यों है? यहाँ पे नेपोटिज्म, व्हाट इज़ द नेपोटिज्म? अगर आबिद साहब टिकट लेके आते हैं तो वो कोई कांग्रेस या कोई बंदा आपको मजबूर नहीं करता है, या शगुफ्ता अजीम टिकट लेके आती है तो अजीम साहब को कोई भी मजबूर नहीं करता कि आप उसी फैमिली को वोट दीजिए। वोट तो आपको देना होता है ना। आप अगर पीएम चुनेंगे, सीएम चुनेंगे तो आप गलत लोगों को वोट देंगे। आप अपना एमएलए चुनिए ना। थैंक यू। शुक्रिया फैसल जावेद साहब। वैसे तो जवाब नहीं मिला जो मैंने सवाल किया था, लेकिन अजान हो रही है तो ठीक है, मैं जवाब देना चाहूंगा। क्या सवाल था आपका? जी, मेरा सवाल ये था कि आपका क्या सॉल्यूशन है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे प्रतिनिधियों को? मेरा सॉल्यूशन ये है कि जितनी भी समस्याएं हैं, अररिया का अगर 100 समस्या है तो उस 100 सभा पे उस पर ये चाहिए कि आप उसका समाधान कैसे करेंगे। जहाँ पे ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं, सपोज हमारे इजहार साहब हो गए या अजदा साहब हो गए या अमित फारूकी साहब हो गए, और ये लोग ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने अपने नेताओं से अभी तक ये सवाल नहीं किया कि आप नशा मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, कितना, अभी जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आप सवाल कीजिए फिर सपोर्ट कीजिए। मेरा जो सवाल है कि नशा मुक्ति का सोल्यूशन आपके नज़र में अररिया के अंदर में क्या है? बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। 3 सेगमेंट है। एक नशेड़ी, एक जो नशा बेचता है वो, तीसरा है कि जो बेचारा नशा में बिल्कुल लिप्त हो चुका है, वो तो निकल ही नहीं सकता बिना नशा मुक्ति केंद्र के। अब कैसे निकालोगे उसको? या तो उसको मार दो या तो उसको नशा मुक्ति के केंद्र। इनके पास कोई सर्वे कितने लोग हैं जिनको हम नशा मुक्ति केंद्र में डाल के ही सुधार सकते हैं? अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया मुझे। बहुत धन्यवाद। यजदान अंजुम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूँ नहीं। एक बात जी,
दूसरी बात कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है इस मंच पर आके कि मुझे ये जानने को और देखने को मिल रहा है कि हमारे अररिया ज़िला में भी इस तरह के आपके जैसे प्रतिभावान युवा हैं जो स्थानीय मुद्दों को इतने बेबाक तरीके से ला रहे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको पूरा यकीन, अगर आप मुझे पार्टी लेवल पर देख रहे हैं तो मैं आपको पूरी यकीन के साथ ये कह रहा हूं कि मैं अपने प्रत्याशी को इस चीज़ से अवगत कराऊंगा और उनको कहूंगा कि ये मुद्दे हैं। और 2 मिनट के लिए मैं एक आम जनता के तौर पर मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रत्याशी का चयन करें, अपने स्थानीय मुद्दों को देखकर प्रत्याशी का चयन करें। और जो है कि ये नशा जो है ये सही मायने में बहुत ही एक जटिल समस्या बन गई है जो हमारे समाज को बुरी तरीके से खोखला कर चुकी है और कर भी रही है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में जो हमारा युवा जनरेशन जो है ये शायद ही देखने को मिले। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और कहा जाए तो ये अंदर से जो है कि झकझोर देता है। मैंने भी बहुत लोगों को नशा करते हुए देखा है। तो मैं आप लोगों से सभी से ये विनती करता हूँ कि जो है कि प्रत्याशी को देखकर चयन करें और स्थानीय मुद्दों को। मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें हमारा संविधान सीएम और पीएम चुनने का अधिकार नहीं देता है जी, एमएलए और एमपी चुनने का अधिकार देता है। बिल्कुल आप पार्टी लाइन से कुछ बातें, मजबूरी, चाटुकारिता, डर, ये सब जो बेबुनियाद और वाहियात मुद्दे हैं, इनसे बाहर निकलकर शिक्षित, अपने आप को शिक्षित होने का एक परिचय देते हुए एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और अपने समाज को, अपने विधानसभा को अच्छा बनाए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारा विधानसभा अच्छा होगा तो हमारा बिहार अच्छा होगा, और अगर हमारा बिहार अच्छा होगा तो हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व में जो था अभी भी है और अच्छे जगह पर पहुंचेगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि प्रत्याशी का चयन करें और सही मुद्दों पर चयन इजहार साबरी जी, साहब 1 धन्यवाद। मिनट में अपनी बात को खत्म करें। इन्होंने कहा इसका चुनाव सीएम फेस का चुनाव यहाँ के लोग करते हैं। हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर जो है, पहले एमपी चुनने का, एमएलए चुनने का, यही स्ट्रक्चर ही है। तो इससे बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते, पहली बात है ना। दूसरी बात आपने कहा नशा मुक्ति। नशा अररिया में सबसे बड़ी समस्या है, ये एक्सेप्टेबल बात है, ये एक्सेप्टेबल बात है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। और जो हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने क्षेत्र की जनता से जो वादा किया है उसमें ये भी है कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना जल्द से जल्द होगी। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। अबुल खैर साहब, क्या आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, वो आपका विधायक होता है, लेकिन आपको समस्या को समझना पड़ेगा। हमारे सामने अब जो आने वाला समस्या है वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, बहुत काफ़ी स्ट्रांग रीज़न है। मैं कम समय में बताना चाहता हूं कि आप कह रहा है, यजदान भी ये चीज़ कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी ये चीज़ें आई सामने कि हमने सड़क का निर्माण करवाया है, पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया है। जब वो सड़क बनती है तो उसमें हेलो, जब वो सड़क बनती है तो उसमें जो गुणवत्ता है, जो मटेरियल यूज होता है वो सही रेशियो में होता है? अगर नहीं होता है तो उस पे जो प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ियां चलती है और उनके जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, हम आज मास्क इसलिए लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस का डर है हमें, लेकिन उसका जो पार्टिकल्स निकल के बाहर आता है वो सीधे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज है कि हर घर, आप देख रहे हो आज के वक्त में सुलभ शौचालय दिया जा रहा है। 12,000 की राशि दी जाती है, उसमें बंदर बाट होकर के 10,000 तक पहुंचता है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में अगर 1 से 1.5 कट्ठा जमीन है, यानी कि 2 डेसिमल या 3 डेसिमल जमीन है, उसी में वो सोख्ता भी बनता है, उसमें उसका टैंक भी, सेप्टिक टैंक भी होता है और उसका पानी उसी जगह से, उसी आसपास से ट्वेल होता है जहां से वो पानी बाहर निकलता है, फिर आप उसको पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस तरह का समस्या है, इसको समझने का जरूरत है और वो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो भी चुने वो इस तरह की समस्याओं पर ध्यान दे। क्योंकि अगर हम जब पानी किसी ट्यूबवेल से या चापाकल से खींचते हैं तो
वो हमारा सोख्ता से कम 34 से 35 फीट दूरी पे होना चाहिए। नीतीश कुमार ने एक हर घर जल ला दिया है, लेकिन उसके अंदर में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, नल चाहे वो नल है या उसका जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का यूज हो रहा है। तो इस पे भी प्रतिनिधियों को या ग्रामीण को या जो भी यूथ है उनको किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तब ये बेहतर हो सकता है। बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं बता देना चाहता हूं कि हमने भाजपा की तरफ से भी आमंत्रण दिया था लड़कों को, लोगों को, नेताओं को आने का। हमने लोजपा की तरफ से भी बुलाया था और हमने राजद की तरफ से भी बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश जिनको आमंत्रित किया गया था, जिन लोगों को, वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये जो हमारी परिचर्चा रही, ये एक बेहतरीन परिचर्चा रही। पढ़े लिखों के लोगों के साथ बात करने का ये फायदा होता है कि बहुत सारे मामले खुल के आते हैं, बहुत सारे मुद्दे खुलकर आते हैं। द संवाद ऐसी परिचर्चा करता रहेगा और इलेक्शंस से पहले कई सारी ऐसी परिचर्चाएं हम करने वाले हैं। तब तक देखते रहिए द संवाद, सच के साथ।